Bristol provides quality education with affordable price. Starting from rest. তাহলে কোশ্চেনে কি বলেছে দেখো, এ লেন্স কত সময় ধরে মুভ করছে 5 সেকেন্ড সময়। लाइट चैप्टरेर কিছু एमसीक्यू। ठीक है, स्टार्ट हुआ है तो कॉपी निकालो। लास्ट वाला क्लास में हमने शायद टाइप्स एंड पैरामीटर्स किया था। तो लास्ट वाला टॉपिक बताओ, लास्ट वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वाले टॉपिक में हमने शायद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज का जो है और भी है, तो आज का जो पहला वाला क्लासिफिकेशंस रहेंगे वो होंगे पोलर वेक्टर। तो पहला वाला लिखो पोलर वेक्टर। आज हाँ, इसमें कंटिन्यूशन चल रहा है। ठीक है, पोलर वेक्टर लिखो पहला वाला। पोलर वेक्टर सारे टाइप्स खत्म होने के बाद, हाँ, ये वाला टॉपिक हम लोग कर रहे थे, टाइप्स एंड डिफरेंट टर्म्स रिगार्डिंग वेक्टर्स, वो आधा अधूरा था, आज खत्म होगा। खत्म होने के बाद आज हम पढ़ेंगे एडिशन प्रोसेस ऑफ वेक्टर। उसमें से हम 3 लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, इन 3 लॉ में से एक लॉ आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और उसका एप्लीकेशन बहुत बहुत बहुत। ठीक है, तो पहला वाला लिखो, आज का पहला वाला हेडिंग दो। आज का जो पहला वाला रहेगा वो होगा पोलर वेक्टर। ठीक है, तो पहला वाला हेडिंग दो पोलर वेक्टर। ठीक है, आज के लिए पहला वाला टॉपिक, ठीक है, पोलर वेक्टर। आज के लिए पहला वाला टॉपिक पोलर वेक्टर। ठीक है, आज के टॉपिक में अगर किसी को कोई भी टर्म समझ में नहीं आए तो आप बार बार पूछ सकते हो, इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही आएगा, उसका ही कंटिन्यूशन है। ठीक है, तो पहला वाला लिखो पोलर वेक्टर। तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखने के बाद मैं समझा दूंगा। द वेक्टर्स व्हिच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट, नहीं, इसका डेफिनेशन, टॉपिक है पोलर वेक्टर, इसका डेफिनेशन लिखो। द वेक्टर्स व्हिच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट, द वेक्टर्स व्हिच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, the vectors which have a starting point, the vectors which have a starting point or point of application are called polar vectors, ठीक है, are called polar vectors। The vectors which have a starting point, the vectors which have a starting point or a point of application is called polar vector। ठीक है, तो कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो। लेट सपोज ये वाला आपका x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम कौन सा कैप यूज करते थे? आई कैप यूज करते थे। आई कैप हमेशा किसको डिफाइन करेगा और डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? एक्स वाले डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आपका मोशन कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6, यह है कोऑर्डिनेट वैल्यू। ठीक है, लेट सपोज आप अपना मोशन 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए इनिशियल पॉइंट कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा। मूव करते करते आप कहां तक पहुंचे? 5 तक, तो आपके लिए ये वाला होगा इनिशियल पोजीशन और पॉइंट, और ये वाला होगा फाइनल पोजीशन और पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपने जो दूरी तय की वो एक स्ट्रेट पाथ में तय की। अगर स्ट्रेट पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट दूरी तय करता है तो हम इसे डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो दूरी तय की वो स्ट्रेट पाथ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस दूरी को हम लेट सपोज OA को हम क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर होगा या वेक्टर होगा? वेक्टर होगा हमेशा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। कहां से स्टार्ट हो रहा है? O से। कहां तक खत्म होगा? A तक। तो आपका एरो किस तरफ होगा? इस तरफ, O से लेकर A तक खत्म। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपके पास एक इनिशियल पॉइंट है कि नहीं, बताओ। जिस वेक्टर में आपके पास एक प्रॉपर इनिशियल पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उस वाले वेक्टर को आप क्या कहेंगे? पोलर वेक्टर। लेट सपोज आपको एक ब्लॉक को पुश करना है,
ब्लॉक कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। ब्लॉक को पुश करोगे, करके कौन सी डायरेक्शन में आप मूव करोगे, लेट सपोज एक्स डायरेक्शन में आप मूव करोगे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या आ जाएगा, लेट सपोज ये वाला 1, ये वाला 2, तो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या आएगा, 2 आई कैप होगा कि नहीं बताओ, इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगा, 2 आई कैप वाला होगा, इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा कि नहीं बताओ। अगर आप इस वाले बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो ये वाला बॉडी मैं सपोज करता हूं कि मूव करके कहां तक पहुंचा, 5 तक पहुंच गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपने क्या अप्लाई किया, फोर्स। फोर्स एक स्केलर होता है या वेक्टर होता है, वेक्टर होता है। फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। आपने कहां तक कहां अप्लाई किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट में अप्लाई किया, मतलब आपके पास एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब आपके पास एक प्रिसाइज पॉइंट है, ठीक है। इसलिए फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, पोलर वेक्टर। जिस जिस वेक्टर में आपके पास एक प्रिसाइज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, आप उसे क्या कह सकते हो, पोलर वेक्टर कह सकते हो। लेट सपोज एक बॉलर बॉल कर रहा है, ठीक है, बैट्समैन बॉल को हिट करेगा, बॉल स्ट्रेट आ रहा है, बैट्समैन कैसे हिट करेगा, ऐसे हिट करेगा। हिट कर रहा है मतलब क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स। एक पॉइंट पे कर रहा है कि नहीं बताओ, इसलिए हम फोर्स को क्या कह सकते हैं, पोलर वेक्टर। जिस जिस वेक्टर का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, पोलर वेक्टर कह सकते हैं। तो समझ में आया शायद। तो एग्जांपल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स, ठीक है। आप नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, बताओ। अगर इधर से इधर की तरफ मूव किया मैंने, हाँ, तो आपका वेक्टर रहेगा ऐसा वाला। वेक्टर हमेशा इस डायरेक्शन को ही डायरेक्ट करे, ठीक है। जो इनिशियल है वो पहले लिखोगे, जो फाइनल है वो बाद में लिखोगे। आपका मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे, तो मैंने कि पहले किसको लिखा, ए को, कहाँ तक खत्म, ओ तक खत्म, तो खत्म कहाँ हो रहा है, ऊपर। अगर ओ से स्टार्ट होता तो पहले हम किसको लिखते हैं, ओ को, कहाँ पर खत्म हो रहा है, ए पर, तो बाद में किसको लिखेंगे, ए को। हमेशा वेक्टर जहां से शुरू होता है वो पहले आता है, हमेशा। अगर ऐसा होता, मूव कर रहा है बॉडी ओ से ए तक, आपने लिख लिया ऐसा, तो सर आपको देगा 0 मार्क, ठीक है। क्यों, नोटेशन गलत हुआ इसमें, ठीक है। हमेशा जहां से बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करता है वो पहले होता है, जहां तक खत्म करता है वो बाद में होता है, क्योंकि हमेशा इनिशियल पॉइंट पहले रहेगा, फाइनल पॉइंट बाद में रहेगा, ठीक है। आप नेक्स्ट वाला वेक्टर लिखो, नेक्स्ट वाला वेक्टर लिखो, एक्सियल वेक्टर। हाँ, आपने डेफिनेशन लिखा, एग्जांपल पे लिखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, बस, और कुछ चाहिए नहीं। अगर ये वाला फिगर ड्रॉ कर लिया तो बहुत अच्छा, आपको सिर्फ एग्जांपल और डेफिनेशन ना, एग्जांपल और डेफिनेशन चाहिए आपको सिर्फ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2, मतलब आपका दूसरा वाला टाइप आज का, वो होगा एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। हाँ, एक्सियल वेक्टर समझने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल चाहिए होगा। आपने पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल, कैसा था राइट हैंड थंब रूल, ऐसा था, ऐसा वाला था, नहीं ये वाला नहीं। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हम अपने थंब फिंगर को प्लेस करेंगे, ठीक है कि नहीं बताओ। हाँ, हाँ, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो वहां, हाँ ये वाला, ये वाला। तो हम कैसे प्रिसाइसली समझ सकते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे पास जो रिंग होता है, रिंग से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज कर लो, लेट सपोज कर लो, अब हम एक्सियल वेक्टर में देखो, ये वाला रिंग, ये वाला इसे हम कहते हैं एक्सेल, ठीक है। मतलब आपके लिए वो किसका रोल प्ले करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन का रोल प्ले करेगा, किसका रोल प्ले करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन का रोल प्ले करेगा। अब ध्यान से देखो, अगर इस वाले जगह पर आप पकड़ लो 12 बजे, ठीक है, इस वाले जगह पर 6, ये वाले जगह पर 3 और ये वाले जगह पर 9, तो आपका रिंग एक क्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं बताओ। क्लॉक समझते हैं ना हम लोग, हाँ, जो समय दिखाता है, ठीक है। इसका एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट में क्या रहता है,
12, एकदम नीचे में क्या रहता है 6, यहाँ पर 9। अब ध्यान से देखो ये वाला रिंग कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा आप उसी डायरेक्शन में आपका जो सारा फिंगर्स है एक्सेप्ट थंब फिंगर ऐसे प्लेस करोगे, तो आपका थंब फिंगर किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ। मतलब कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका वेक्टर किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, समझ पाएगी नहीं बताओ। अगर सेम बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करता, मतलब ऐसे, क्लॉक में 12 से 6 बजते हैं, ठीक है ना, 6 से 12 बज रहे हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं बताओ। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ तो आप जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है आप एक्सेप्ट थंब फिंगर, सारे जो फिंगर्स हैं ऐसे प्लेस करो, तो आपका थंब किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। मतलब एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो एक्सियल वेक्टर समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये वाला। तो एग्जाम में आपको हमेशा ऐसा नहीं देगा, ऐसा भी दे सकता है। तो आपको क्या पकड़ लेना है, कुछ नहीं, यहाँ पर 12, 6, इस जगह पर 3, इस जगह पर 9। अब घूम किस तरफ रहा है, अगर इस तरफ घूम रहा है तो मतलब क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। तो क्लॉकवाइज अगर होता है तो आप उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेप्ट थंब फिंगर बाकी फिंगर्स को प्लेस करोगे, तो आपका थंब किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं बताओ। मतलब इस वाले बॉडी का जो वेक्टर होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा। आपने बेब्लेड खेला है कभी, बेब्लेड, बेब्लेड अगर ऐसे रोटेट करेगा तो बेब्लेड किस तरफ जाएगा बताओ, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जाता है कि नहीं बताओ। अगर आपको एक स्क्रू दिया जाए तो स्क्रू ऐसे रोटेट करेगा तो किस तरफ जाएगा बताओ, नीचे की तरफ। अगर आपके पास एक बोतल का कैप होगा, कैप भी ऐसे रोटेट करेगा तो किस तरफ जाएगा। मतलब ये एक एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है, जहां पर भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के रेस्पेक्ट में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले क्लॉक की पैटर्न में मोशन को सेटअप करना है। सेकेंड स्टेप में आपको दिखना है किस तरफ मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड स्टेप में जिस तरफ मोशन हो रहा है उसी अकॉर्डिंग आपको एक्सेप्ट थंब फिंगर बाकी फिंगर्स को प्लेस करना पड़ेंगे। वो जो थंब फिंगर होगा वो क्या करेगा, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। समझ पाएगी नहीं बताओ। अगर ऐसे मूव करता है तो ये कैसा हुआ, क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, तो ऐसा मूवमेंट हुआ तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले इसको क्लॉक समझ लेना। ठीक है, ऐसा वाला मूवमेंट हुआ तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग आप क्या प्लेस करोगे, आपके बाकी फिंगर्स प्लेस करोगे। तो थंब फिंगर किस तरफ आता है, अंदर की तरफ, तो एक्सियल वेक्टर किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, जब भी आपके घर में कोई भी चीज अगर सेट करना है तो एक ड्रिलर आता है कि नहीं बताओ। ड्रिलर का रोटेटर देखना ऐसे तरफ घूमता है, ऐसे घूमता है। अगर ऐसे घूमेगा तो किस तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं बताओ। इसलिए हमेशा ऐसे अगर घूमता है तो ये किस तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है कि नहीं बताओ। आपके पास जो कॉर्क होता है ना, जो बोतल का जो कॉर्क होता है, आप ध्यान से देखो इस वाले कॉर्क को। ठीक है, आपको क्या सेट करना है, यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9। अब क्या करना है आपको, ये वाला कॉर्क है, आप कैसे घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो किस तरफ जा रहा है, तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ हुआ, नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपको एक्सियल वेक्टर का प्रॉपर कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, हमेशा ही इस तरफ, ऐसा नहीं रहेगा। ये सिचुएशन के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है उसी इंस्टेंट में। ठीक है, तो अब डेफिनेशन हेडिंग लिखो, एक्सियल वेक्टर, पहला वाला लिखो एक्सियल वेक्टर। हाँ, डेफिनेशन लिखो, द वेक्टर्स व्हिच रिप्रेजेंट, एक्सियल वेक्टर्स, इसका स्पेलिंग होगा AXIAL, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ये होगा स्पेलिंग। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखो, द वेक्टर्स व्हिच रिप्रेजेंट्स, द वेक्टर्स व्हिच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, the vectors which represent rotational effect, the vectors which represent rotational effect and act along the axis of rotation, and act along the axis of rotation
and act along the axis of rotation in accordance with right hand screw rule, right hand thumb rule लिख लो, right hand thumb rule are called axial vectors, are called axial vectors. अब एग्जांपल लिखो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एक्सियल वेक्टर में एग्जांपल लिखो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। आपको क्या याद रखना है? एक्सियल वेक्टर का प्रॉपर डायरेक्शन, मतलब एग्जैक्ट हमेशा ही एक तरफ नहीं होता, किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉडी के रोटेशन की तरफ। जब भी आपको एग्जाम में रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए पूछे तो स्टेप 1 में आपको जो भी बॉडी रोटेट कर रहा है उसको क्लॉक की पैटर्न में सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो जिस भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है आपको एक्सेप्ट थंब फिंगर, बाकी फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में सेट करना है। सेट करने के बाद आपका थंब फिंगर जिस भी डायरेक्शन में आएगा वही होगा एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। बॉडी ऐसे भी हो सकता है, 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 जैसा मर्जी एग्जामिनर आपको दे सकता है। आपको स्टेप्स फॉलो करके इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके साथ आप देखो तो हमने यूनिट वेक्टर किया है कि नहीं, यूनिट वेक्टर हमने किया है कि नहीं, देखो तो यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नाल वेक्टर भी हुआ है, मॉड्यूलस हुआ है, इक्वल वेक्टर, कोलिनियर, कोटर्मिनस। मतलब अभी के लिए सारा क्लासिफिकेशन खत्म, ठीक है। अभी के लिए सारा क्लासिफिकेशन खत्म। तो अब हम पढ़ेंगे एडिशन मेथड ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर इस वाले पार्ट को आप नहीं समझोगे तो आपको फर्दर फिजिक्स में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एडिशन प्रोसेस ऑफ वेक्टर, ठीक है। एडिशन प्रोसेस ऑफ वेक्टर, एडिशन प्रोसेस ऑफ वेक्टर, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वेक्टर में, एडिशन प्रोसेस ऑफ वेक्टर। हाँ, नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ये वाला खत्म, ये वाला पार्ट खत्म हुआ। अब हमारा शुरू होगा एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर में पहले वाला जो लॉ हम पढ़ेंगे वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा वाला पढ़ेंगे हम? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर का एडिशन करने के लिए आपके पास दो प्रोसेस होंगे। एक प्रोसेस है आप इन सारे रूल्स को फॉलो कर सकते हो, और दूसरा वाला जो प्रोसेस है वो हम बाद में करेंगे, पहले ये सारे समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला बहुत ही इजी मेथड रहता है, लेकिन हमेशा आपको एग्जाम में इजी मेथड प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हमें ये सारे जो फॉर्मूले हैं उसे पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला वाला आएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये वाला सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। 50 स्टार दे दो इस वाले में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पूछेंगे ही पूछेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपको घर पे जाकर रिवीजन करते वक्त फिर से ये वीडियो रिपीट करके देखना है, देखने के बाद पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैं ये वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
स्टेट एंड प्रूफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे करके पूछ सकते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट एंड प्रूफ। तो आपको जो स्टेटमेंट है वो मैं जैसे पढ़ाऊंगा आपको ऐसे ही एक्यूरेट राइट डाउन करना है। स्टेटमेंट आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, स्टेटमेंट से स्वागता सेड, अब मैं उसका ही स्टेटमेंट बता रहा हूँ ना, आपने नरेशन किया होगा शायद इंग्लिश में। स्वागता सेड एक कोटेशन आता है, उसके बाद उसका ही एक लाइन आता है। मैं उसको डिफॉर्म कर सकता हूँ क्या? नहीं, वो उसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट डिफॉर्म नहीं कर सकते आप। तो स्टेटमेंट को एज इट इज एक्यूरेटली लिखना है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट आपको अभी नोट करवा दे रहा हूँ, समझा भी दूंगा, आपको सिर्फ आज ही जाकर आज ही पढ़ना है। ठीक है, तो पहला वाला ये वाला लिखो, क्वेश्चन लिख लो, ऐसे करके एग्जाम में आ सकता है। स्टेट एंड प्रूफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें से मैं पहले जो पढ़ने जा रहा हूं वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको सिर्फ पहले स्टेटमेंट लिख लेना है, बाद में मैं जब समझा दूंगा बहुत ही इजी फील होगा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखो। लिखो, इफ टू वेक्टर्स if two vectors can be represented if two vectors can be represented if two vectors can be represented both in magnitude and direction both in magnitude and direction both in magnitude and direction by the two sides of a triangle by the two sides of a triangle by the two sides of a triangle taken in same order comma then their resultant is represented completely both in magnitude and direction comma by the third side of the triangle taken in the opposite order मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग मैच कर लेना। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order comma then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। अगर आप इससे आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं लगेगा। ठीक है, पहले समझ लेंगे ध्यान से। ठीक है, अच्छा, अगर जो हमने क्लास 10 तक मैथ्स किया है उसमें से अगर अब 2+3 करोगे तो आपका रिजल्ट क्या बनता है? 10 बनता है। ठीक है कि नहीं, बताओ 10 बनता है या 5 बनता है? 5 बनता है। आप इसे क्या कहते हो? आप इसे क्या कहते हो? रिजल्ट कहते हो। ठीक है, आप इसे क्या कहते हो? रिजल्ट। अगर वेक्टर में आप अगर वेक्टर के केस में अगर आप दो वेक्टर को सम करोगे, ठीक है, सम करोगे तो आपका जो नया वेक्टर बनेगा उसे हम रिजल्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिजल्टेंट कहेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज एक वेक्टर इस तरफ और दूसरा वेक्टर इस तरफ, अगर इन दोनों को हम सम करेंगे तो नया वाला वेक्टर बनेगा इस तरफ, तो ये वाला हुआ इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, जिसको आप पहले रिजल्ट कहते हैं, वेक्टर की केस में आप इसे क्या कहोगे? रिजल्टेंट कहोगे, बस इतना ही। अब
हमें ये समझना है। देखो, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से हम सिर्फ दो ही वेक्टर के रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही वेक्टर के रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे ज्यादा ट्राइंगल लॉ से नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आप ट्राइंगल लॉ यूज करने जाओगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास कितने वेक्टर्स होंगे, दो वेक्टर्स होंगे हमेशा। ठीक है, दो वेक्टर्स होंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या याद करना है, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या याद करना है बताओ। आप ट्राइंगल लॉ से कितने वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हो, सिर्फ 2 वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हो। 2 वेक्टर्स का आप एडिशन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में जिन दो वेक्टर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, दो वेक्टर्स हमेशा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जिन दो वेक्टर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमेशा आप वही दोनों वेक्टर को सेम अकॉर्डेंस में प्लेस करना है। तो स्टेप 2 में आपको क्या देखना है, सेम अकॉर्डेंस, सेम अकॉर्डेंस। अब ये कौन सी वाला है, सेम अकॉर्डेंस क्या है, देखो आप, मैं एक ट्राइंगल पकड़ रहा हूं, ये वाला एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अग्नि अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है ओ से, ठीक है, खत्म करेगा पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर क्रिश करा है। ठीक है, अग्नि ओ से अपना एक पार्सल पी में प्लेस्ड क्रिश को देगा, पी से लेकर क्रिश वही पार्सल कहां तक पहुंच जाएगा, क्यू तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अग्नि किधर से किधर मूव कर रहा है, ओ से लेकर पी तक, वहां पर कौन है, क्रिश है, मतलब नया एक बंदा, मतलब ओ से लेकर पी तक एक वेक्टर, पी से लेकर क्यू तक दूसरा वाला वेक्टर। अब ध्यान से देखो, अग्नि ओ से लेकर पी तक जाएगा तो उसका वेक्टर कौन सा वाला होगा, ये वाला। पी में कौन है, क्रिश है, क्रिश पी से लेकर कहां तक जाएगा, क्यू तक। अब ध्यान से देखो, दोनों एक के बाद एक मूव कर रहा है कि नहीं बताओ, एक के बाद एक मूव कर रहा है। अगर अग्नि यहां से लेकर पी तक पहुंचेगा तब भी क्रिश मूव करेगा, इसलिए इन दोनों को हम कहेंगे इन अकॉर्डेंस। इन अकॉर्डेंस मतलब एक के बाद दूसरा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी इन अकॉर्डेंस नहीं होता। लेट सपोज अग्नि किधर से मूव कर रहा है, क्रिश इधर से मूव कर रहा है, ये वाला कभी इन अकॉर्डेंस नहीं होगा, एक के बाद एक नहीं, दोनों एक साथ मूव कर रहा है, ये वाला कभी भी इन अकॉर्डेंस नहीं होगा। तो इन अकॉर्डेंस में आपको क्या समझ लेना है, एक के बाद दूसरा, ये सेट कर लेना है। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, दोनों वेक्टर्स को आप कैसे सेट करोगे, इन अकॉर्डेंस सेट करोगे। ठीक है, लेट सपोज आपके क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, मतलब आपको पी एंड क्यू वेक्टर्स का क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर 1 में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दो वेक्टर्स आपके पास है कि नहीं, तो दोनों है, स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो रहा है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को इन अकॉर्डेंस प्लेस करेंगे। कैसे, इन अकॉर्डेंस मतलब एक के बाद दूसरा। तो पहला वाला वेक्टर आपके पास क्या है, पी, अगर आप इस वाले आर्म में पी वेक्टर को प्लेस कर लेते हो तो इस आर्म में आपको क्यू वेक्टर को प्लेस करना ही है। क्यों प्लेस करना है, क्योंकि आपको जो दो वेक्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे दोनों को सेम अकॉर्डेंस में लाना ही है। अगर सेम अकॉर्डेंस में नहीं लाओगे तो आपका ट्राइंगल लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले वेक्टर को, लेट सपोज मैं पी वाले वेक्टर को ओपीआर में ना लिखकर अगर मैं ऐसे लिखता, अगर ऐसे लिखता क्यू वाले वेक्टर को, तो ये दोनों वेक्टर इन अकॉर्डेंस होता कि नहीं बताओ, इन अकॉर्डेंस होता कि नहीं बताओ, आराम से इन अकॉर्डेंस होता, क्यों नहीं होता, पी से लेकर क्यू तक एक दूसरा एक बंदा मूव कर रहा है, क्यू से लेकर ओ तक दूसरा वाला मूव कर रहा है, तो इन अकॉर्डेंस हुआ कि नहीं बताओ, एक के बाद दूसरा हुआ कि नहीं बताओ, एक के बाद दूसरा हुआ कि नहीं बताओ। अगर मैं पी को इधर नहीं लिखकर ऐसे लिखता तो ये वाला इन अकॉर्डेंस हुआ कि नहीं बताओ, हुआ कि नहीं बताओ, हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, ये देखो क्यों नहीं होगा, एक के बाद दूसरा मूव किया कि नहीं बताओ, ये देखो एक के बाद दूसरा मूव किया कि नहीं बताओ। तो आपको हमेशा एज इट इज मैं जैसे यहाँ पर ड्रा कर रहा हूं ऐसे ही प्रोवाइड करेगा, ऐसा कोई
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपको देखना ही नहीं है इसमें, आपको देखना है एक के बाद दूसरा है कि नहीं, बस आपको क्या सिर्फ देखना है, एक के बाद दूसरा है कि नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या देखना है, एक के बाद दूसरा है कि नहीं। अब पकड़ लो, आपको ट्राइंगल ऐसे प्रोवाइड किया गया है, ये वाला एक ट्राइंगल आपको प्रोवाइड किया गया है, ए बी सी। पहला वाला वेक्टर में ए बी आर्म से रिप्रेजेंट कर रहा हूं नीचे की तरफ पी वेक्टर, दूसरे वाले वेक्टर में बी सी आर्म से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्यू वेक्टर। अब बताओ ये वाला इन अकॉर्डेंस हुआ कि नहीं हुआ, एक के बाद दूसरा कैसे देखोगे, इस वाले एरो से देखोगे, देखो ना ध्यान से, इन अकॉर्डेंस हुआ कि नहीं बताओ, इन अकॉर्डेंस हुआ है। अगर मैं पी को इधर नहीं लिखकर ऐसे लिखता, इन अकॉर्डेंस होता कि नहीं बताओ, होता। एक यहां पर खत्म करा, यहां से दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं क्यू को इधर नहीं लिखकर ऐसे लिखता तो इन अकॉर्डेंस होता कि नहीं बताओ, डेफिनेटली इन अकॉर्डेंस होता। अगर मैं क्यू को ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिखता तो इन अकॉर्डेंस होगा कि नहीं बताओ, नहीं होगा, ऑपोजिट अकॉर्डेंस होगा। तो हमेशा आपको वेक्टर के एडिशन के बारे में जब भी आप पढ़ने जाओगे, ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने के बाद, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा दोनों वेक्टर्स इन अकॉर्डेंस हुए कि नहीं, ठीक है। तो समझ में आया स्टेप नंबर 2, अगर दोनों वेक्टर्स सेम अकॉर्डेंस में होंगे तब भी हम स्टेप 3 में जाएंगे। तो स्टेप 1 में हमने क्या समझा कि आप ट्राइंगल लॉ यूज करके मैक्सिमम कितने वेक्टर्स का एडिशन कर सकोगे, 2 वेक्टर्स का एडिशन कर सकोगे। दोनों को कैसे प्लेस करना है, इन अकॉर्डेंस प्लेस करना है, ठीक है कि नहीं बताओ। दोनों को कहां प्लेस करोगे, इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस प्लेस करोगे। तो हमने इन अकॉर्डेंस क्या है समझा। इन अकॉर्डेंस समझने के लिए हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, एक के बाद दूसरा, बस, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3, ट्राइंगल में कितने आर्म्स होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। दो इसमें से 2 आर्म में आप 2 वेक्टर को प्लेस कर चुके हो और एक वाला आर्म आपका रिमेनिंग रहता है, ठीक है। एक वाला आर्म आपका क्या रहता है, खाली रिमेनिंग रहता है। वो एक वाला आर्म जो होगा वो होगा आपका रिजल्टेंट, क्या होगा, रिजल्टेंट। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग आर्म gives the resultant in reverse order। ध्यान से समझना, रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। क्या कैसा था हमारा पहला वाला ट्राइंगल, ये हमारा पहला वाला ट्राइंगल, ठीक है, ओ ए बी। हमें किन 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, P और Q। P को हम कौन से आर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O आर्म से, और Q को हम कौन से आर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, A B आर्म से। अब ध्यान से देखो, दोनों वेक्टर्स इन अकॉर्डेंस है कि नहीं, दोनों वेक्टर्स इन अकॉर्डेंस है कि नहीं। इन अकॉर्डेंस आप कैसे चेक करोगे, एक के बाद दूसरा। तो O से P वाला वेक्टर स्टार्ट होता है, उसका खत्म होता है A पर, A से Q वाला वेक्टर स्टार्ट होता है, उसका खत्म होता है B पर। मतलब दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। अगर आप ये वाला साइन दे दोगे तो आपका गलत होने का चांसेस बहुत 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 घट जाएगा, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स इन अकॉर्डेंस में है, ठीक है। आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1 में क्या है, आपको देखना है 2 वेक्टर्स है कि नहीं, हाँ हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, दोनों को इन अकॉर्डेंस प्लेस करेंगे। हमने प्लेस किया कि नहीं बताओ, प्लेस किया। स्टेप नंबर 3 में रिमेनिंग आर्म, तो रिमेनिंग आर्म कौन सा रहा, ओ आर्म में आपके पास P है, ए बी आर्म में आपके पास Q है, तो रिमेनिंग आर्म कौन सा बचा आपके पास, ओ बी बचा रिमेनिंग आर्म। रिमेनिंग आर्म हमेशा आपको क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। कौन सी डायरेक्शन में, रिवर्स, रिवर्स मतलब ऑपोजिट। तो दोनों वेक्टर कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा कि नहीं बताओ। 2 वेक्टर्स कैसे मूव कर रहे हैं, ओ से लेकर ऐसे मूव कर रहा है, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बताओ, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बनेगा, ठीक है, समझ पाए कि नहीं बताओ। आपको क्या चेक करना है, आपको 2 वेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं, ये आपको पहले चेक करना है। अगर आपको 2 वेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं तो आपको दोनों को कैसे प्लेस करना है,
इन अकॉर्डेंस, एक के बाद दूसरा करके प्लेस करना है। हमेशा कैसे प्लेस करना है? इन अकॉर्डेंस, मतलब एक के बाद दूसरा करके प्लेस करना है। एक के बाद अगर दूसरा आप प्लेस कर लेते हो तो आपका एक आर्म खाली रह जाएगा। ट्राइंगल में 3 आर्म होते हैं, 2 आर्म में तो आप वेक्टर पुट कर चुके हो, तो आपके पास एक आर्म कैसा रह जाएगा? खाली रह जाएगा। वो खाली वाला आर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आपने लिखा ना स्टेटमेंट में, इन ऑपोजिट ऑर्डर, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कौन बनेगा? आर बनेगा। किस डायरेक्शन में? दोनों जैसे मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट में बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 3-4 पैरामीटर्स याद रखना है। 2 वेक्टर्स है कि नहीं, दोनों को आप कैसे प्लेस किए, इन अकॉर्डेंस या ऑपोजिट अकॉर्डेंस। अगर दोनों को आप ऑपोजिट अकॉर्डेंस प्लेस कर लेते हो तो आपका ट्राइंगल लॉ बनेगा ही। आपको कैसे प्लेस करना है? इन अकॉर्डेंस, एक के बाद दूसरा प्लेस करना है। अब एक के बाद अगर दूसरा प्लेस कर दोगे तो 2 आर्म तो फील्ड हो चुके ना ट्राइंगल का, तो आपके पास कौन सा आर्म रह जाएगा? ओ से लेकर बी तक आर्म रह जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत आता है। हाँ, अब मैं चेक कराऊंगा, एग्जाम में भी पूछ सकता है, आपको 4 डायग्राम देगा, पूछ सकता है कौन से वाला डायग्राम ट्राइंगल लॉ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कौन सा वाला डायग्राम करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है कि नहीं बताओ। अब मैं कुछ आपको ड्रॉ करके पूछूंगा, देखते हैं कितने दूर हम समझ पाए। ठीक है, तो लेट सपोज आपका वाला ट्राइंगल ऐसा है, ये वाला है आपका वाला ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे? आपके पास 2 वेक्टर्स है कि नहीं बताओ, तो आप ट्राइंगल लॉ यूज कर सकोगे। मतलब स्टेप नंबर 1 आपका हुआ। दोनों को कैसे प्लेस करना है? इन अकॉर्डेंस, जिस भी आर्म में प्लेस करो अकॉर्डेंस प्लेस करना है। कोई ऐसे भी प्लेस कर सकता है, कोई ऐसे भी प्लेस कर सकता है। बताओ 2 आर्म फील्ड हो चुके कि नहीं, तो आपका रिमेनिंग आर्म कौन सा रहा? थर्ड वाला आर्म कौन सा रहा? एसी। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इन अकॉर्डेंस है कि नहीं बताओ। हाँ शाबाश। और रिमेनिंग आर्म कौन सा रहा आपके लिए? एसी और सी एच, जो भी है, एसी रहा आपका रिमेनिंग आर्म। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? सेम ऑर्डर में या ऑपोजिट ऑर्डर में? दोनों कैसे घूम रहा है? ऐसे। तो ऑपोजिट ऑर्डर कैसे बनेगा? ऐसे। तो डायरेक्शन किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। रिजल्टेंट कैसा होगा? आर। मतलब हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अगर ऐसा होता ट्राइंगल आपका, अगर ट्राइंगल ऐसा होता ओ ए बी, सेम 2 वेक्टर्स आपको पी और क्यू लेट सपोज आपको प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन में, तो आप दोनों को कैसे प्लेस करोगे? इन अकॉर्डेंस। मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूं, पी क्यू। आप दोनों इन अकॉर्डेंस में है कि नहीं बताओ। है ना, दोनों इन अकॉर्डेंस में है, क्यों नहीं होगा? ये देखो ना एरो की डायरेक्शन, यहां से लेकर यहां से ऐसे खत्म, ये इन अकॉर्डेंस में है कि नहीं बताओ। मतलब हम ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। तो कौन सा आर्म आपका रिमेनिंग रहेगा? ओ ए। तो ये क्या आपको प्रोवाइड करेगा? रिजल्टेंट। कौन सी ऑर्डर में? दोनों कैसे मूव कर रहा है? ऐसे। तो आपका ऑपोजिट ऑर्डर क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका रिजल्टेंट। ठीक है, ये बनेगा आपका रिजल्टेंट। ठीक है कि नहीं बताओ। ऐसे करके हम ट्राइंगल लॉ यूज करके दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा उसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डायरेक्शन। तो ट्राइंगल लॉ यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? 2 वेक्टर के एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। आप चाहिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट एक वेक्टर का 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक वेक्टर का 2 पार्ट्स होता, एक है डायरेक्शन और दूसरा वाला है मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है? ट्राइंगल लॉ यूज करके। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये वाला आएगा प्रूफ में। ठीक है, तो स्टेटमेंट हुआ आपका, कैसे करोगे समझ में भी आ गया। अब हम लिखेंगे प्रूफ। कैसे लिखो आप? प्रूफ ऑफ ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं?
ट्राइंगल यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। अब किसकी बारी? मैग्नीट्यूड की बारी। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा मैग्नीट्यूड बनेगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर, ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू ऐसा बनेगा। अब इसकी बारी, तो अगर आपसे पूछा जाए ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके आपको क्या मिलता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके आपको क्या मिलता है बताओ? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके आपको क्या मिलता है? डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? रिजल्टेंट का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ट्राइंगल यूज करके आपको मिलेगा हमेशा दो वेक्टर के रिजल्टेंट का डायरेक्शन। अब हमें चाहिए क्या? मैग्नीट्यूड, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा एक क्या होता है? वेक्टर। वेक्टर के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्शन और दूसरा वाला होता है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्राइंगल लॉ यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर कैसा रहा? इन अकॉर्डेंस रहा तब। अगर दोनों वेक्टर्स इन अकॉर्डेंस नहीं रहा तो ट्राइंगल लॉ यूज नहीं होगा, तब हम दूसरे लॉ के मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो ये वाला फिगर ड्रॉ कर लो पहले। आप नेमिंग को ऐसे कर दो, ओ पी, तो आपके बुक के जैसा बन जाएगा। ठीक है, ओ पी क्यू। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करने के बाद कुछ के साइड में या नीचे आपको कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखने हैं। ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर दो। ऐसा ड्रॉ करना कि साइड में कुछ स्पेस रहे, नहीं ये वाला डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं होगा, थोड़ा सा टिल्टेड होगा, थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा। एकदम परपेंडिकुलर नहीं करना, इसे एकदम परपेंडिकुलर नहीं करना, थोड़ा सा टिल्टेड रहने दो। फिगर ड्रॉ किया हमने, फिगर ड्रॉ किया, अब डिस्क्रिप्शन लिखो। अब सब लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड रहना है इसको। हाँ ठीक है, आपका ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड रहना है, थोड़ा सा टिल्टेड रहने दो, थोड़ा सा टिल्टेड रहने दो। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन लिखो। लेट टू वेक्टर्स, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी, लेट टू वेक्टर्स, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी, let two vectors a and b, a and b be represented, be represented both in magnitude, both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the two sides of a triangle OPQ, by the two sides OP and PQ of triangle OPQ. OPQ, then the resultant
capital R is given by the third side OQ taken in the reverse order। ये वाला होगा आपका डिस्क्रिप्शन इस फिगर का। Let two vectors A and B be represented both in magnitude and direction by the two sides OP and PQ of triangle OPQ, then the resultant R is given by the third side OQ taken in reverse direction। ठीक है, मतलब आपको कौन से दो वेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पर, A एंड B। इसे आप कैसे प्लेस करोगे, ट्राइंगल के दो आर्म में प्लेस करोगे। ठीक है, तो A वाले को आप किस में प्लेस कर रहे हो, OP में। A वाले को आप किस में प्लेस कर रहे हो, OP में। ठीक है, B वाले को आप किस में प्लेस कर रहे हो, PQ में। ठीक है, तो दोनों वेक्टर इन अकॉर्डेंस है कि नहीं बताओ, इन अकॉर्डेंस है। PQ में आप कौन सा वाले वेक्टर को प्लेस कर रहे हो, B वाले वेक्टर को प्लेस कर रहे हो, दोनों इन अकॉर्डेंस है कि नहीं बताओ। तो आप कौन सा वाला लॉ यूज कर सकते हो, ट्राइंगल लॉ यूज कर सकते हो। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, थर्ड साइड। तो आपका थर्ड साइड है क्या, OQ। OQ किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट। मतलब कैसे दें एरो, ऐसे या ऐसे, नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब ऐसा ही आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बनेगा। मतलब हम लोगों को ट्राइंगल समझ में आ गया। ठीक है, आपने आर का डायरेक्शन फाइंड आउट किया, लेकिन आर का वैल्यू क्या होगा वो तो आपने फाइंड आउट नहीं किया। अब वो ही फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए हम बी क्यू से लेकर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्यू से लेकर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्यू से लेकर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर ओपी के एक्सटेंडेड फॉर्म में ऊपर, मतलब ओपी को हमने एक्सटेंड कर दिया। कहां तक एक्सटेंड किया, एन तक एक्सटेंड किया। ठीक है, ओपी में आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ए वेक्टर को। तो इस आर्म में भी कौन सा वेक्टर का डायरेक्शन आएगा, ए वेक्टर का ही डायरेक्शन आएगा। ठीक है, आपने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री या π/2, क्या बनेगा, π/2 बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस P वाले पॉइंट को, P वाले पॉइंट से एक वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा वाला वेक्टर N की तरफ जा रहा है। मतलब एक ही पॉइंट से दो वेक्टर दो डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B। हाँ, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B, बाद में कर लेना। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B कह सकते हैं कि नहीं बताओ। अब ध्यान से देखो, B वाला वेक्टर किस तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। A वाला वेक्टर किस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या बनता है, थीटा। तो हमने इसको क्या पकड़ लिया, थीटा पकड़ लिया। तो हियर थीटा बी द एंगल between the vectors A and B। Here theta be the angle between the vectors A and B। ठीक है, here theta be the angle between the vectors A and B। अब देखो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक छोटा वाला PQN। ठीक है, पहले हम PQN का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे, हमारे पास इस वाले जो आर्म है इसका वैल्यू पता नहीं है, तो हमें इस वाले आर्म का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है। जो PN वाला पोर्शन है इसका भी वैल्यू हमें पता नहीं, तो हमें इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसलिए हम पहले कौन से वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे, PQN वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे। इसमें से ये वाला एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा। तो ये वाला एंगल, ये वाला जो साइड है वो बन जाए आपके लिए बेस, ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा आपके लिए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला जो आर्म है पी से लेकर क्यू तक, ये वाला बन जाएगा आपके लिए हाइपोटेनियस बन जाएगा। ठीक है कि नहीं बताओ। अब हमें चाहिए क्या, क्यू से लेकर पी, क्यू से लेकर एन तक, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए। अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो हम कौन से पैरामीटर यूज करेंगे, साइन। अगर हमें बेस चाहिए तो हम कौन सा यूज करेंगे, कॉस। अगर एंगल चाहिए होगा तो हम किसका यूज करेंगे, टेन का। ठीक है, तो पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल को यूज करेंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, आप ध्यान से देखो, आप किसी को लिखना नहीं है, ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना है। ठीक है, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए परपेंडिकुलर। हम किसके मदद से ये वाला फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन की मदद से। साइन का वैल्यू क्या आता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है, क्यू एन, परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है, क्यू एन। हाइपोटेनियस में आपके पास क्या है, पी क्यू। पी क्यू में आपने किसको रिप्रेजेंट किया, बी को, तो आप क्या लिखोगे, बी लिखोगे। एरो दोगे कि नहीं, नहीं, क्यों, आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आप डायरेक्शन किस लिए, डायरेक्शन तो हमने फाइंड आउट कर लिया पहले, इसलिए हम एरो यूज नहीं करेंगे। तो आपका क्यू एन क्या बनता है, बी साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब चाहिए क्या आपको, अब चाहिए आपको बेस। तो बेस के लिए आप क्या फाइंड, कौन सा यूज करोगे, कॉस वाला यूज करोगे। बेस, कॉस का क्या फॉर्मूला है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस में आपके पास कौन है, पी एन, हाइपोटेनियस में आपके पास कौन है, पी क्यू। पी क्यू में आपने किसको रिप्रेजेंट किया है, किसको बताओ, बी को रिप्रेजेंट किया है। ध्यान से देखो, पी क्यू में आपने किसको रिप्रेजेंट किया है, बी को रिप्रेजेंट, तो आपको क्या लिखना है, बी लिखना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी एन क्या बनेगा, बी कॉस थीटा बनेगा। मतलब जो जो अननोन था सारा का सारा हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, कौन से ट्राइंगल के लिए, बड़ा वाला के लिए, ओ क्यू एन के लिए। क्यों, आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कौन से आर्म में आता है, ओ से लेकर क्यू में रिजल्टेंट आता है। तो आपका बड़ा वाला ट्राइंगल का आर्म यूज हो रहा है, तो आपको इसलिए बड़ा वाला ट्राइंगल ही यूज करना है। ठीक है, अब ये वाला खत्म हो चुका है, छोटा वाले का काम, अब होगा बड़े वाले ट्राइंगल का काम। आपने नोट डाउन कर लिया, ये वाले नोट डाउन कर लो। होने के बाद मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगा पूरा। अब घर में जाके अच्छे से खा पी के ये सारे जो फॉर्मूला हम आज पढ़ेंगे, जब तक फॉर्मूला खत्म नहीं होगा तब तक क्लास भी खत्म नहीं होगा। फॉर्मूला हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर ये सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से अप्लाई करना आ गया तो आपका वेक्टर का जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल का काम खत्म, अब बड़े वाले का। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ओ क्यू एन। कौन सा वाला ट्राइंगल, ओ क्यू एन। इसमें हम क्या यूज करेंगे, बताओ, इसमें हम क्या यूज करेंगे, बताओ जल्दी से झटपट, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में क्या आता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस में आपके पास क्या है बताओ, ओ क्यू, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, तो परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है, क्यू एन है। बेस में आपके पास क्या है, ओ एन है कि नहीं बताओ,
और ओ क्यू, ओ क्यू में आप कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो? ओ क्यू में आपके पास कौन है? तो आप क्या लिखोगे? आर। एरो नहीं लिखना है, इसलिए आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हो, तो डायरेक्शन किस बात का? डायरेक्शन तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया ट्राइंगल लॉ यूज करके। क्यूएन, क्यूएन में आपके पास कौन है बताओ? क्यूएन अपने अभी फाइंड आउट किया है छोटा वाला ट्राइंगल यूज करके, देखो ध्यान से। क्यूएन में आपके पास कौन है? तो उसका बनेगा बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस, पहले देखो ध्यान से, ओएन में आपके पास कौन है बताओ? ओएन में आपके पास है ओपी प्लस पीएन। ओपी प्लस पीएन करोगे तो बड़ा वाला ओएन आएगा, तो हम ओएन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैसे? ओपी प्लस पीएन होल स्क्वायर, ऐसे। अब ये वाले देखने में कौन सा हो रहा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसा हो रहा है, तो इसे आप स्प्लिट करना है। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है बताओ? ए स्क्वायर मतलब ओपी स्क्वायर प्लस टू ए मतलब ओपी, टू ए बी मतलब पीएन प्लस, अब बताओ बी स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ? मतलब पीएन स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा? अब देखो ध्यान से, आपके पास सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओपी, ओपी, ओपी में आपके पास क्या है बताओ? ओपी में आपके पास क्या है? ए वेक्टर, तो आप क्या लिखोगे ओपी की जगह पर? ए स्क्वायर प्लस टू इंटू, उसके बाद भी है ओपी, ओपी में हम किसको लिखेंगे? ए को लिखेंगे। पीएन, आप ध्यान से देखो, आपने पीएन फाइंड आउट कर लिया है छोटे वाले ट्राइंगल से। पीएन में आपके पास क्या है? बी कॉस थीटा, तो आप क्या लिखोगे? बी कॉस थीटा प्लस, उसके बाद है पीएन स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखो, पीएन में आपके पास है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें एक फॉर्मूला शायद पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमें क्या करना है? इन दोनों को एक साथ ले आना है। तो बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारे पास बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके बनेगा 1। तो आपका फाइनल फॉर्मूला आता है कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो आपको चाहिए क्या? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर के लिए आप क्या यूज करोगे? रूट, रूट के अंडर आपके पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। ये वाला हुआ आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला। तो जब भी आपको दो वेक्टर प्रोवाइड किए जाएंगे तो आप कौन सा लॉ यूज करोगे? ट्राइंगल लॉ यूज करोगे। दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए? सेम अकॉर्डेंस में होने चाहिए। अगर दोनों वेक्टर सेम अकॉर्डेंस में रहेंगे तो जो थर्ड वाला आर्म होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सी ऑर्डर में? सेम ऑर्डर या ऑपोजिट ऑर्डर? ऑपोजिट ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में ही होगा। इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना है? इन सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो फॉर्मूला आया है इसे यूज करना है। तो अब देखो, ट्राइंगल लॉ यूज करके हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड के लिए किसका हेल्प लेना है? ठीक है, अब इसको बॉक्स कर दो। अब आपके पास 2 मिनट होंगे, पहले से लेकर स्टेटमेंट से लेकर अभी तक एक रिवीजन करना है चटपट। एकदम स्टेटमेंट से लेकर ध्यान से देखो, हमने जो जो ट्रिक करा है सब स्टेटमेंट में मेंशन्ड है।
ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो। इफ टू वेक्टर्स, मतलब ट्राइंगल यूज करके हम सिर्फ दो वेक्टर का ही क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजल्टेंट, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब दो वेक्टर को दो साइड में प्लेस करना है, सिंपल बात। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में होने चाहिए। देन द रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द कौन सा साइड, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब हमने जो ट्रिक पढ़े हैं वो ट्रिक को समराइज करके उन लोगों ने स्टेटमेंट पे लिखा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी ट्राइंगल लॉ यूज करने की बारी आएगी आपको स्टेप्स याद करना है। दो वेक्टर है कि नहीं, दोनों सेम ऑर्डर में है कि नहीं, अगर दोनों सेम ऑर्डर में है तो थर्ड आर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट ऑर्डर। बस मेमोराइज हुआ कि नहीं बताओ, दो वेक्टर्स होने चाहिए, दोनों सेम ऑर्डर में होने चाहिए, और जो थर्ड वाला आर्म रहेगा वो रिजल्टेंट को करेगा ऑपोजिट ऑर्डर में, खत्म ट्राइंगल लॉ। ठीक है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्राइंगल लॉ यूज करके, और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बारे फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, आप ध्यान से देखो, आपके क्वेश्चन में जो फिगर है, फिगर में आपको ध्यान से देखो, दो वेक्टर्स एक पॉइंट से दो तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा था इस वाला एंगल क्या बनेगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, ये क्या बनेगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अगर आपको सर पूछे कि फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, आप हेडिंग दो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इसका ही पार्ट है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन में, स्टेट एंड प्रूफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो एंगल वाला पार्ट नहीं लिखना है आपको। ठीक है, सिर्फ आर तक ही लिखना है। ठीक है, अभी हेडिंग दो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, अभी के लिए हेडिंग दो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए आप क्या करोगे, लिखा आपने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो लिखो टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आता है बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपके परपेंडिकुलर में कौन है, इस छोटे वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर में कौन है, क्यू एन, तो लिखो परपेंडिकुलर के जगह पर क्यू एन। तो आपका, हाँ ना, नहीं, एक ही फिर से ड्रॉ करना नहीं है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स टेन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ, डायरेक्शन नहीं लिखना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर में आपके पास कौन है बताओ, क्यू से लेकर एन तक, ये वाला है परपेंडिकुलर में। बेस में आपके पास कौन है, बेस में आपके पास कौन है बताओ, पी एन है आपके पास। तो क्यू एन का वैल्यू आपको पता है कि नहीं बताओ, क्यू एन का वैल्यू आपको पता है क्या, डेफिनेटली पता है, बी साइन थीटा। देखो, तो पी एन का भी वैल्यू आपको पता है, बी कॉस थीटा। कुछ नहीं करना, सिर्फ पुट कर देना है। ठीक है, तो इसे बॉक्स कर दो, बस इतना ही। ठीक है, सिर्फ इतना ही, बस कुछ पुट नहीं करना है, बस इतना ही। अगर आपको पूछा जाए एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड एनी ऑफ द वेक्टर, तो आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट से लेकर रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, वेक्टर किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। तो रिजल्टेंट एंड एनी ऑफ द वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा बना, ये वाला बना। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा से। तो आप नया वाला हेडिंग दो, नया वाला हेडिंग दो, एंगल लिखा आपने, आप नया वाला हेडिंग दो, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एनी ऑफ द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट
and any of the two vectors, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एनी ऑफ द टू वेक्टर्स। आपका रिजल्टेंट क्या है 8, दूसरा वाला वेक्टर क्या है a, उसके बीच का एंगल क्या है बीटा। एंगल चाहिए तो हम किसके मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं 10, तो आपका बनेगा 10 बीटा। 10 बीटा, तो 10 के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाय, तो आपके बड़े वाले ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर कौन है QN, बेस में कौन है O से लेकर N तक, तो O से लेकर N तक आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, एक मिलेंगे OP, दूसरे पार्ट मिलेंगे PN। ON का वैल्यू आपको पता है शायद, ON का वैल्यू पता है आपको, QN का वैल्यू आपको पता है शायद। QN में क्या है आपके पास B cos थीटा या साइन थीटा, साइन थीटा, B साइन थीटा। उसके बाद OP में क्या है आपके पास A प्लस PN में आपके पास क्या है B cos थीटा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछे तो पहला वाला, अगर आपको रिजल्टेंट और एनी ऑफ द वेक्टर्स का बीच का एंगल पूछे तो दूसरा वाला। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ बहुत ही आसान है शायद। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो भी करना है स्टेप को गिराना मत। अगर दो वेक्टर्स एक ही अकॉर्डेंस में है तो हम कौन सा लॉ यूज करते हैं ट्राइंगल लॉ। अगर एक ही अकॉर्डेंस में नहीं रहेंगे तो हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वहां यूज होता है जहां एक ही पॉइंट से दो वेक्टर इजेक्ट आउट होगा। इजेक्ट आउट का मतलब समझते हो आप लोग, इजेक्ट आउट मतलब एक ही जगह से दो डायरेक्शन में जाना। ठीक है, जब भी एक ही कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर दो डिफरेंट डायरेक्शंस में इजेक्ट आउट होंगे तब हम कौन सा लॉ यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब इन अकॉर्डेंस में होगा तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब एक ही कॉमन पॉइंट से दो डायरेक्शन में इजेक्ट आउट होता है तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेट्स सपोज आप मान के चलो अग्निक इस वाले पॉइंट से इस तरफ जा रहा है, ठीक है, कृष इस वाले पॉइंट से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो आप, अग्निक इस तरफ जा रहा है, कृष इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक का वेक्टर बनेगा, हम सपोज कर लेते हैं P वाला, दूसरा का वेक्टर बन रहा है Q वाला। अब ध्यान से देखो, एक ही कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर दो डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं बताओ, मतलब इजेक्ट आउट हो रहा है, मतलब इजेक्ट आउट हो रहा है। ठीक है, जब भी एक ही कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर दो डायरेक्शन में इजेक्ट आउट होंगे तो हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं, तो आपको पहले पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। तो कैसे फॉर्म करेंगे, इस वाले का एक पैरेलल आर्म कंसीडर कर लो आप, इस वाले का एक पैरेलल आर्म कंसीडर कर लो, अब इस वाले का भी एक पैरेलल आर्म कंसीडर कर लो। अब हुआ कि नहीं बताओ, पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं बताओ, इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होगा कि नहीं बताओ, कैसा बनेगा डायगोनल, ऐसा बनेगा। ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी एक ही कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर दो डायरेक्शन में
इजेक्ट आउट होंगे तब आप हमेशा कौन सा लॉ यूज करोगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करोगे। ठीक है, जब भी एक कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर दो डायरेक्शन में इजेक्ट आउट होते हैं तो अब ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट आर्म्स क्या होते हैं? इक्वल। अगर ये वाला क्यू हुआ तो हम इसे क्यू लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? तो अब ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल लॉ है, ये वाला पी वेक्टर, ये वाला क्यू वेक्टर, तो ये वाला क्या बना? आर वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ अलग से कुछ नहीं है, ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाले फिगर को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब हम स्टेप्स पढ़ेंगे कौन कौन से जगह पर कैसे हम इसको यूज करेंगे। जब भी आपको एक कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर दो डिफरेंट डायरेक्शंस में इजेक्ट आउट होते दिखेंगे तो आप कौन सा लॉ यूज करोगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करोगे। पैरेललोग्राम बनेगा, ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल नहीं, पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल नहीं फॉर्म करना, पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। ठीक है, जब भी एक कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर दो अलग अलग डायरेक्शंस में इजेक्ट आउट होंगे तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? पैरेललोग्राम। जब दो वेक्टर्स इन अकॉर्डेंस में रहेंगे तो कौन सा वेक्टर यूज करें, कौन सा लॉ यूज करेंगे? ट्रायंगल लॉ। मतलब समझ में आ रहा है, इन अकॉर्डेंस हुआ तो ट्रायंगल लॉ। एक कॉमन पॉइंट, हाँ बताओ, हाँ ऊपर में भी पी वेक्टर होगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप ऊपर में पी वेक्टर लिखते हो, यहाँ पर पी वेक्टर लिखते हो तो इस वाले का डायरेक्शन और इस वाले का डायरेक्शन सेम हुआ कि नहीं बताओ? तो फिर से एक ट्राइंगल लॉ हुआ कि नहीं बताओ? तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम लॉ अलग से कुछ नहीं है, ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंशन। देखोगे आप प्रूफ के बाद देखोगे। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम है नहीं? तो आपको क्या याद रखना है? पैरेललोग्राम लॉ यूज करके आप कितने वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हो? सिर्फ दो। ठीक है, तीन नहीं होगा, सिर्फ दो वेक्टर का ही आप एडिशन कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये भी पी वेक्टर हो सकता है, ये वाला अगर पी वेक्टर होगा तो ये वाला भी पी वेक्टर हो सकता है। तो इसका डायरेक्शन जिस तरफ, इसका भी डायरेक्शन सेम। तो दो इन अकॉर्डेंस में हुआ कि नहीं बताओ? तो ये वाला रिजल्टेंट होगा कि नहीं बताओ ऑपोजिट ऑर्डर में? तो आप ये वाला ट्राइंगल लो, ये वाला ट्राइंगल लो, यूज तो ट्राइंगल लॉ ही हो रहा है ना, नाम से पैरेललोग्राम का है, यूज ट्राइंगल लॉ ही हो रहा है। ठीक है, तो जब भी पैरेललोग्राम लॉ यूज करके आप कितने वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स का। कौन से कंडीशन में? अगर दो वेक्टर्स एक ही कॉमन पॉइंट से दो डायरेक्शन में जाए तब भी आप क्या कर सकते हो? पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर इन अकॉर्डेंस में रहेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ट्राइंगल लॉ यूज होगा। तो आपने ये वाला फिगर ड्रॉ कर लिया सबने। आप स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो आप। स्टेटमेंट लिखो, if two vectors can be represented if two vectors can be represented both in magnitude and direction, if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point comma then their resultant is completely represented
both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, by the diagonal of the parallelogram passing through that point. Represented, comma, both in magnitude and direction, both in magnitude and direction, comma, by the diagonal of the parallelogram, by the diagonal of the parallelogram passing through that point, passing through that point, passing through that point. ठीक है, अब ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो. इफ, क्या कहा, इफ टू वेक्टर्स, मतलब पैरेललोग्राम लॉ यूज करके हम कितने वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं या रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं? दो वेक्टर्स का. दो वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? एक ही कॉमन पॉइंट से इजेक्ट आउट होने चाहिए. अगर दो वेक्टर एक ही कॉमन पॉइंट से इजेक्ट आउट होगा तो हमारे पास कौन सा लॉ यूज करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा? पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, तो उन केस में जो डायगोनल बनेगा आपका पैरेललोग्राम का, वो ही आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा. आपने रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट किया है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. अब लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? जो काम आपने ट्रायंगल लॉ में ऑलरेडी कर चुके हो वही काम फिर से करना है. ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है आपको, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है और एक वेक्टर को एक्सटेंड करना है. बस ओ, ये वाला पकड़ लो ए, ये वाला पकड़ लो बी, ये वाला पकड़ लो एन. तो ये वाला एंगल बनेगा π/2, ये वाला एंगल बनेगा थीटा, ये वाला एंगल बनेगा बीटा. पूरा का पूरा पहले वाला जो फॉर्मूला था वो ही फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है, अब ध्यान से देखो, नीचे वाला पूरा ट्रायंगल लॉ का यूज है कि नहीं बताओ? नीचे वाला पूरा ट्रायंगल लॉ का यूज हुआ कि नहीं बताओ? ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ में आपने जैसा काम किया है वो सेम रिपीट करना है फिर से. ठीक है, पूरे वाला, सिर्फ डिस्क्रिप्शन को छोड़ के, सिर्फ डिस्क्रिप्शन को छोड़ के जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है पूरा करना है. ठीक है, तो आप पहले कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करोगे बताओ? छोटा वाला ट्रायंगल. उसमें से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे? परपेंडिकुलर. उसमें से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे? बेस. उसके बाद क्या यूज करोगे? बड़ा वाला ट्रायंगल. बड़ा वाला ट्रायंगल में आप क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम. तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा. ठीक है, तो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल पहले यूज करेंगे. तो छोटा वाला ट्रायंगल में आपके पास क्या है बताओ? ABN. आप लोग पहले ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ. ठीक है, उसके बाद लिख लेना. तो छोटे वाला ट्रायंगल में आपके पास क्या है बताओ? ABN. तो उसमें आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है? AN. बेस में आपके पास क्या है? BN. तो परपेंडिकुलर के लिए आप क्या यूज करोगे? साइन थीटा. साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई. तो परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है? AN. हाइपोटेनियस में आपके पास क्या है बताओ? AB. तो AB में आपके पास कौन है? AB में आपके पास है Q. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो AN क्या बन जाएगा? Q साइन थीटा बनेगा कि नहीं बताओ? Q साइन थीटा. तो आप cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा? बेस बाई हाइपोटेनियस. बेस में आपके पास कौन है? BN. हाइपोटेनियस में आपके पास कौन है? BA. BA आर्म से आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? Q को रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो आपका BN क्या बनेगा? Q cos थीटा बनेगा. तो आपके पास साइन थीटा cos थीटा का फॉर्मूला आ चुका है. पहले वाला पूरा काम, पहले वाला जो आप ट्रायंगल लॉ में किया है सेम काम आप यहां पर कर रहे हो. देखो पहला वाला ट्रायंगल को कंसीडर करके फाइंड आउट कर रहे हो. ठीक है कि नहीं बताओ? अब क्या करना है? अब पूरा ट्रायंगल को कंसीडर करना है, बड़ा वाला ट्रायंगल को कंसीडर करना है. तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है? OAN.
ठीक है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए एन, बड़े वाले ट्राइंगल में आप कौन सा लॉ यूज करोगे? पाइथागोरस लॉ ऑफ वेक्टर, पाइथागोरस लॉ ऑफ ट्राइंगल यूज करोगे। तो पाइथागोरस लॉ ऑफ ट्राइंगल कैसे आता है बताओ? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस कौन है बताओ? ओ ए, ओ है आपके पास हाइपोटेन्यूज में, इक्वल टू बेस में आपके पास कौन है बताओ? ओ एन। परपेंडिकुलर में आपके पास कौन है बताओ? ए एन। तो आप लिख सकते हो ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर आप लिख सकते हो। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं। ओ ए को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपका क्या बनेगा? आर स्क्वायर, ठीक है। ए एन, ए एन, ए एन का वैल्यू आपके पास क्या है? क्यू साइन थीटा। तो क्या बनेगा बताओ? क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ एन। ओ एन में आपके पास कौन है बताओ? ओ बी प्लस बी एन है कि नहीं बताओ? तो ओ बी प्लस बी एन उसका बनेगा होल स्क्वायर। तो आपका कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू बनेगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो आपका क्या बनेगा? ओ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ बी इंटू बी एन प्लस बी एन स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। आप सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओबी में आपके पास कौन है बताओ? ओबी में आपके पास कौन है? पी। एरो यूज नहीं करना, क्यों? आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हो, मैग्नीट्यूड पे डायरेक्शन की इस बार, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू ओबी, ओबी, ओबी में कौन है आपके पास? पी। बीएन में आपके पास कौन है बताओ? क्यू कॉस थीटा प्लस बीएन में आपके पास कौन है? क्यू कॉस थीटा। तो उसका स्क्वायर बनेगा तो होगा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1। तो आपका फॉर्मूला आता है कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। देयरफॉर कैपिटल आर इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। देखो कोई डिफरेंस है नहीं। कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस है नहीं, ट्राइंगल लॉ वाला एकदम पूरा, ठीक है। तो उसके साथ हमारा वेक्टर एडिशन का सेकंड वाला लॉ भी खत्म होता है। कौन सा वाला? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आएगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी ट्राइंगल लॉ ही है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्राइंगल लॉ का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हो, बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हो। थीटा और बीटा कैसे निकालते हैं आपने ट्राइंगल लॉ में पढ़ा है, और चाहिए नहीं, ठीक है। आप हेडिंग लगाओ नया वाला लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर समझ जाओ तब। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सबने हेडिंग दिया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें कोई डेरिवेशन हम नहीं करेंगे,
ठीक है। अब ओ आर्म से हम लेट सपोज पी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी आर्म से हम क्यू, आर, एस, टी। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, हम ओ ए आर्म से किस वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी वाले वेक्टर को। ए बी आर्म से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू को। बी सी आर्म से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर वाले को। और सी एस आर्म से सी डी आर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस वाले को। डी ई आर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी वाले को। अब ध्यान से देखो, सब वेक्टर इन अकॉर्डेंस में है कि नहीं बताओ, इन अकॉर्डेंस में है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है लास्ट वाला वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। पहले ध्यान से देखो, उसके बाद मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। पहले ध्यान से देखो, बहुत ही इजी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस वाला वेक्टर। ठीक है, लास्ट वाला आर्म में कौन सा वेक्टर रहेगा, मतलब इस वाले आर्म में रिजल्टेंट होगा, कैसे होगा। अब अगर आप ऐसे ज्वाइन कर देते हो, ऐसे ज्वाइन कर देते हो, तो बताओ आपके पास एक ट्राइंगल बनता है कि नहीं बताओ, दो वेक्टर इन अकॉर्डेंस में है कि नहीं बताओ, ये वाला रिजल्टेंट होगा कि नहीं बताओ। तो आपका नया वाला रिजल्टेंट क्या बनेगा, नया वाला रिजल्टेंट बनेगा P प्लस Q। कोई कंफ्यूजन है कि नहीं बताओ, डायरेक्शन होगा ऐसे। कोई कंफ्यूजन है, दो वेक्टर इन अकॉर्डेंस में है कि नहीं बताओ, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ऑपोजिट अकॉर्डेंस में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इस वाले आर्म में कौन सा वेक्टर है, P प्लस Q। यहाँ पर कौन है, R। अगर आप ऐसे ज्वाइन कर देते हो, तो आपके पास फिर से एक नया वाला ट्राइंगल बनता है कि नहीं बताओ। यहाँ पर दो वेक्टर इन अकॉर्डेंस में है कि नहीं बताओ, तो ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कौन से ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ऑपोजिट ऑर्डर कैसा है, ये वाला होगा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या बनेगा, बनेगा P प्लस, रिजल्टेंट का वैल्यू बनेगा P प्लस Q प्लस R। रिजल्टेंट का डायरेक्शन, सॉरी वैल्यू नहीं, डायरेक्शन बनेगा क्या, P प्लस Q प्लस R। अब ध्यान से देखो, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म दोनों इन अकॉर्डेंस में है कि नहीं बताओ। अगर आप ऐसे ज्वाइन कर देते हो, तो आपके पास और एक ट्राइंगल बनता है कि नहीं बताओ। तो फिर से आप किसका यूज कर रहे हो, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन का। तो रिजल्टेंट कैसा बनेगा, नया वाला ट्राइंगल इस तरफ बनेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, P प्लस Q प्लस R प्लस क्या बनेगा, S। अब फाइनली देखो, आपके पास और एक ट्राइंगल बचता है, इसमें भी दो वेक्टर्स कैसे हैं, इन अकॉर्डेंस है। तो थर्ड वाला आर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो थर्ड वाला आर्म कौन सा हुआ, OE। कौन से ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में। दोनों वेक्टर ऐसे आ रहे हैं, तो आपका ऑर्डर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ऑपोजिट। तो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। तो फाइनल जो रिजल्टेंट आपका हुआ वो क्या होगा, P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T। ये है पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन लॉ सिर्फ ट्राइंगल लॉ का ही यूज है और कुछ नहीं। तो आप पैरेललोग्राम लॉ पढ़ो या पॉलीगॉन लॉ पढ़ो, आपको ट्राइंगल लॉ अच्छे से आने चाहिए। तो अब ये वाला नोट डाउन कर लो फिगर, उसके बाद हम स्टेटमेंट करेंगे। उसका कोई प्रूफ है नहीं, क्योंकि ये ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम इसका सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ। देखो ध्यान से, इस वाले हमने आपने कौन से वेक्टर को लिया, P वेक्टर। इस वाले हमने आपने कौन से वेक्टर को लिया, Q वेक्टर। दोनों इन अकॉर्डेंस में है कि नहीं बताओ। तो कौन सा लॉ यूज हो सकता है, ट्राइंगल लॉ यूज हो सकता है। तो आपने एक ट्राइंगल बनाया इन दोनों को ज्वाइन करके। तो इस वाला आर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है कि नहीं बताओ। कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट ऑर्डर में। दोनों वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, तो आपका रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर कैसे जा रहे थे, P और Q ऐसे जा रहे थे, तो आपका रिजल्टेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बताओ। हुआ कि नहीं बताओ। दो वेक्टर्स P एंड Q सेम अकॉर्डेंस में है, तो आपका जो थर्ड आर्म बचता है OB, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कौन से ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ऑपोजिट ऑर्डर कौन सा हुआ, O से लेकर B तक। ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं। ध्यान से देखो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा।
तो हमारा ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पर खत्म होता है। तो आपको क्या करना है, घर में जाकर आज ही पढ़ लेना है, ठीक है।